कार्यक्रम शुरू करते हैं और आप सबको नमस्कार हमारे दर्शकों को। और हमने जैसे कि पहले घोषणा की थी, आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मीडिया स्वराज का उद्देश्य है जन सेवा के लिए पत्रकारिता, तो जन सेवा में सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। तो इसलिए आज सेहत की जो बात को लेकर के हमने ये शो शुरू किया है। और हमारे साथ हैं लखनऊ के बहुत ही मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर शिव शंकर त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, आप का परिचय मैं बताऊं कि आप कम से कम 25 साल से ज्यादा तो आप गवर्नर हाउस में रहे हैं एज चिकित्सक। आपने वहाँ जो राज्यपाल लोग आते थे और वहाँ जो ऑफिसर्स उनके इलाज का देखभाल किया, और इससे ज्यादा एक और उपलब्धि आपकी ये है कि एक आपने वहां पर धन्वंतरी वाटिका की स्थापना कराई, जिसमें तमाम औषधीय जो है फल फूल वहां और लगवाए आपने, और वो एक तरह से रोल मॉडल है पूरे देश के लिए। और आपको एक पीयूष पाणी जो आयुर्वेद मनीषी पुरस्कार भी आयुष मंत्री की तरफ से मिला है। तो डॉक्टर शिवशंकर त्रिपाठी जाने माने वैद्य और डॉक्टर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को उनसे जो हम बातचीत करेंगे उसमें काफी लाभ होगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो दर्शकों के सवाल हैं वो भी हम उनके सामने रखें, जिससे वो जवाब दे सकें। तो देखिए, आयुर्वेद में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद दीर्घजीवी होने का शास्त्र है, वेद है। निरोगी रहने का जो ज्ञान वो देता है, लेकिन उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं दवाओं से ज्यादा। उसमें महत्वपूर्ण है खान पान, दिनचर्या, आपका शारीरिक परिश्रम और ऋतुचर्या। ऋतुचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर त्रिपाठी आपसे यही जानना चाहूंगा कि अब एक बार फिर ऋतु परिवर्तन होने वाला है। वर्षा खत्म हो रही है, शरद ऋतु आने वाली है। तो इस मौसम में विशेष करके कोरोना की महामारी तो चल ही रही है, उस पर हम आगे और बातचीत करेंगे कि भाई ये क्यों फैल रही है, क्यों नहीं रुक पा रही। लेकिन खास करके ये जो मौसम बदलने में तमाम बीमारियां, नॉर्मल बीमारियां हो जाती हैं, तो इस समय जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को? धन्यवाद। मैं श्री त्रिपाठी जी का सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने मीडिया स्वराज के चैनल में मुझे आज आने का मौका दिया। इसके पहले भी कई जो है आपके द्वारा जो है मीडिया स्वराज के माध्यम से बहुत सारी बातें कोरोना के बारे में आपके द्वारा सब पहुंचाई गई हैं मेरे द्वारा। और आपका निश्चित रूप से जो एक प्रयास, सतत प्रयास चल रहा है कि समाज को कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, दूसरी बात कैसे समाधान हो किन्हीं समस्याओं का, उसके बारे में आपका जो है जो अतुलनीय जो है योगदान समाज के लिए, मैं उसका अभिनंदन और वंदन करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं आपके चैनल को और आपके टीम को। साथ ही मैं कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले भगवान श्री धन्वंतरी को नमन करता हूं। और पहले मैं एक मुश्किल से कुछ सेकंड्स लगेंगे सभी लोगों को, मैं चाहूंगा कि एक आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी जी का नमन करें। नमामि धन्वंतर आदिदेवम सुरासुरै वंदित पादपंकजम लोके जरारुग भय मृत्युनाशम दातार ईशम विविध औषधीना। देखिए, जैसा कि जो है धन्वंतरी वंदना में जो है कहा गया है कि जो जितनी भी परेशानियां हैं उनको कैसे स्वस्थ करें, ऐसे जो है जो कि कठिनाइयों को दूर करने वाले ऐसे भगवान को मैं सादर नमन करता हूं। और भय, क्योंकि उसमें शब्द जो है ये भी आया है जरा रुक भय मृत्यु नाशम, तो जो मृत्यु का जो भय उसको दूर करें। तो देखिए, इस समय पूरे जो है विश्व में एक भय जो एक अकारण उत्पन्न हुआ है, जो
बिना किसी मतलब कहते हैं ना कि अलग अलग समय पे अलग अलग रोग हुआ करते थे, अचानक ये एक रोग ऐसा उत्पन्न हुआ, एक ऐसा वायरस आया जिसके कारण से कोविड-19 और कोरोना का जो है प्रादुर्भाव हुआ। और जो है इन परिस्थितियों में हमारा स्वास्थ्य जो है अन्य स्थितियों से, अन्य वर्षों की स्थितियों से इस वर्ष भिन्न है। और आज हम जो है जब कभी कहीं पर कोई चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ध्यान वहीं जाता है। निश्चित रूप से ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन में जो है हर साल कोई ना कोई परेशानियां हम लोगों के सामने आती रही हों, किसी वायरस के कारण से या किसी बैक्टीरिया के कारण से। और बरसात का मौसम वैसे भी संक्रमण के लिए ज़्यादा मतलब जो है सेंसिटिव होता है, ज़्यादा उस पे सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें पानी के जो है पानी दूषित होने की ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो बरसात में ज्यादा बीमारियां होने के चांस रहते हैं, वायरल भी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों। जी 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 सर वो उसमें क्या है कि जो पानी का जो हमारा एक तरह से जो निकासी व्यवस्था है, या पानी की जो सप्लाई चेन है, या जो है पानी का जहाँ से हम लेते हैं सोर्स ऑफ वाटर जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं से प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण से जो है हम जो है उस पानी को जो लेते हैं खाद्य पदार्थों के द्वारा, चाहे वो सब्जियां हों या आपके कच्चे जो है फल हों, जो जिनको हम सीधे खाते हैं या सीधे प्रयोग करते हैं, उनके द्वारा जो है जल का जो है में जो दूषित जल होता है उसके कारण से संक्रमण पेट में पहुंच जाता है। साथ ही साथ वातावरण भी चूंकि आर्द्रता युक्त होता है, तो वायरस और बैक्टीरिया के पनपने का ये बड़ा अनुकूल समय होता है। इसके कारण ह्यूमिडिटी से बहुत होती है माहौल में। तो इस जी। कारण से जो है हमको हर समय बैक्टीरिया और वायरस से बिल्कुल सतर्क होकर के करने की सलाह दी जाती है। पहले देखिए क्या होता था कि जब भी बरसात होता था, बरसात आती थी, वर्षा ऋतु आती थी, तो उसको जो है एक रेचक औषधियाँ देते थे, जुलाब देते थे, और वो उसको जिससे इसके पेट का जो है जितनी की गंदगी है उसकी साफ हो जाए, और पूरे वर्ष के लिए हमारा जो है पेट अच्छा हो जाए। क्योंकि देखिए जो हमारा जो एक आयुर्वेद का जो मत है, पूरे जो ऋषियों का और हमारे आचार्यों का, कि जितनी भी जो है जितनी रोग हैं, सबका जो है जो कारण है वो मंदाग्नि है। सर्वे रोगो मंदाग्नि। तो ये उस मंदाग्नि मंदाग्नि का मतलब है कि पाचन शक्ति का कमजोर होना, जठराग्नि का। अग्नि जो कि हमारी जो एक अग्नि बाहर जो दिखाई जैसे पड़ती है, जिस प्रकार की आप चूल्हे की बात सोचें, वो जो है जो लकड़ी का चूल्हा या कंडे का चूल्हा, ये हमारी गैस बर्नर से उसकी तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से है कि उस चूल्हे में जैसी आग होगी वैसे ही जो है खाना पकेगा। यदि आँच धीमी होगी और यदि आगे लकड़ियाँ नहीं जलेंगी या अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी, तो हमारा खाना कच्चा रह जाएगा। उसी तरह शरीर में जो अग्नि है वो पित्त के कारण से होती है, पित्तोष्मा कहते हैं, और वही बाइल और वही उसकी अग्नि जो है हमको हमारे खाने को पचाती है, और वो खाने पचने की तकलीफें जो है बरसात के समय में ज़्यादा होती हैं। और यही जो अग्निमंद जो होता है हमारा, वही जा करके जब अब दूसरी ऋतु में, शरद ऋतु में जो है जो थोड़ा-सा भी जो है अग्निमंद होने के कारण से फिर वो हमारा कफ का प्रकोप हो जाता है। जब अग्नि कमज़ोर होगी तो कफ का प्रकोप होगा, कफ के प्रकोप के कारण से कफ और वात, फिर जब वात उसमें सम्मिलित हो जाता है तो वात श्लेष्मिक ज्वर, जिसे हम आज की भाषा में वायरल फीवर कहते हैं, उनकी उत्पत्ति बहुत ही एक ज़्यादा तौर पे होती है। चाहे वो आपका वायरल हेपेटाइटिस हो, चाहे वायरल फीवर हो, वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो है चाहे चिकनगुनिया हो, आपका जो है आपके डेंगू हो, या आपका जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम जो है वायरल फीवर की जो है जो फ्लू, जुकाम, सर्दी, ये हर साल कोई न किसी तरह से एक भयावह स्थिति में आता रहा है। लेकिन इस बार जो है कोरोना ने जो है हम सबको पीछे कर दिया। सब जितनी भी परेशानियां थी वो हमारी सब पीछे हो गई और कोरोना सबसे आगे हो गया। देखिए लॉकडाउन की स्थिति जब नहीं, मार्च में, लेकिन एक एक समस्या तो है डॉक्टर साहब इस समय कि कोरोना की वजह से सारे हॉस्पिटल फुल हैं, तो जो जी सामान्य बीमारी भी हो तो उसका इलाज मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय, सामान्य जी जी बीमारी जी का जी भी। जी। देखिए सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉकडाउन के समय लोग जो है घर पे रहे,
और घर पर पे उन्होंने, चलिए वातावरण तो शुद्ध हुआ, लेकिन अंदर घर पे रह करके कोई व्यायाम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो जो हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनकी संख्या बढ़ी है, ओबेसिटी हुआ है। और निश्चित रूप से ये मतलब अब जो है, जो कोरोना के बाद जब ये जो लॉक के बाद जब अनलॉक शुरू हुआ है, तो अनलॉक शुरू होने पर अब स्थिति जो हमें ये था कि हमारे ऊपर छोड़ दिया गया। जब सरकार ने लॉक कर दिया, सबको आपको अंदर रखा, और जब आप पे जिम्मेदारी दी गई तो हम लोगों ने उसको बाखूबी नहीं निभा रहे हैं। हम लोग प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग घर से निकलते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत थोड़ा-सा मैं थोड़ा-थोड़ा लूँगा बिंदु, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और एक ये सवाल बात आपने डॉक्टर साहब, एक सवाल एक दर्शक ने पूछा है, सीपी नाम से है उनका। जी, इन्होंने पूछा है कि आजकल मैं गर्म पानी ज्यादा पी रहा हूँ, क्या जी। कोई इसके दुष्परिणाम होंगे, दुष्प्रभाव होगा? देखिए, उष्णोदक लेने का कहा गया है आयुर्वेद में। यदि वो पानी बहुत खौलता हुआ ले रहे हैं तो और सिप करके ले रहे हैं, तो जैसे चाय नुकसान करती है गरम, वैसे पानी भी नुकसान करेगा। आपको देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो जल उष्णोदक लेने की बात कही गई है, तो उष्णोदक होता है कि उबाला हुआ पानी जब अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो। वो ये नहीं कि आपको हवा में ठंडा करना है या आपको एसी कमरे में रख देना है ठंडा हो जाए। तब आप गर्म कर खौलाएं पानी को, तब पानी धीरे धीरे ठंडा हो। और बहुत गुनगुना पानी आप दिन भर में कितनी बार लेते हैं, कभी नुकसान नहीं करेगा। वही पानी जब ज्यादा गर्म लेंगे तो आपको नुकसान करेगा। और ये उष्णोदक लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि 90% आपका इलाज जो है हो गया। आप समझ लीजिए कि आपकी अग्निमांद नहीं होगा, वायरल डिजीज नहीं होगी, और किसी हर प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। ये तो आपने जो क्वेश्चन किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने कि पहला ये क्वेश्चन जो उन्होंने किया है जी, चंद्र बहुत। परमार साहब ने किया था, तो आपने जो बता दिया उनको कि भाई पानी उबाल लीजिए, लेकिन फिर वो जब गुनगुना हो जाए, हल्का गर्म रहे, तब उसको हाँ, पीना चाहिए। आप और सावधानियां बता रहे थे इस समय कोरोना काल में क्या हाँ, रखनी चाहिए? मैं बता रहा था कि आपने अभी बताया कि आज अस्पतालों में जो भीड़ है वो कोरोना के कारण से अन्य बीमारियों पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो उसके लिए ऐसा है कि आपको जो इस समय की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमको कोशिश ये करना है कि कोविड-19 के कारण से हमें स्वयं अस्पताल ना जाना पड़े। ऐसी स्थिति लानी है, क्योंकि अस्पताल में तो वाक़ई जगह नहीं है और उनके इलाज का जो है सरकार तवज्जो भी नहीं दे पा रही है, इसलिए कि कोरोना हमारे सामने एक विकराल समस्या है कि उन रोगियों को जगह नहीं है वहाँ पर अस्पताल में। सीमित संसाधन है हमारे पास। और तो उस कारण से तो आपको घर पे ही आपको अपनी दिनचर्या संतुलित करनी है। दिनचर्या हम संतुलित कर देंगे, जैसा कि हमारे त्रिपाठी जी ने पहले सबसे पहले देखिए, आज के जो उन्होंने टारगेट जो सब्जेक्ट दिया था उसमें सबसे पहले यही बात आई ही है कि हमारी दिनचर्या, खान-पान, हमारा आहार-विहार यदि समुचित हो जाए तो हमें बीमारियाँ नहीं होंगी। आप ये देखिए कि इतना ज़रूर है कि बहुत सारे ऐसी डिजीज़ जो कि मतलब इन्फेक्शियस डिजीज जो होती थी, वो इस बीच में कम हुई हैं, ये हम मानते हैं। और ये भी हुआ है कि लोग सतर्क हुए हैं। लेकिन अभी जितना हमें अनलॉक की स्थिति में जितना सावधानी बरतना चाहिए था, उतना सावधानी हम नहीं बरत पा रहे हैं, जिसके कारण से अब हम हमारा पूरा ध्यान कोविड-19 की तरफ जा रहा है। तो हम अपने घर पे खान-पान पे सुधार कर लें। एक तो आपका दिन का खाना जो है सुबह से लेके शाम तक क्या होना चाहिए। पहली बात तो आपका रात्रि में जल्दी सोएं। आप 10 बजे तक सो जाते हैं, सुबह जल्दी जगेंगे। जल्दी जगने का मतलब मेरा ये है कि आप सूर्योदय के पूर्व जगें और सूर्य का प्रकाश के समय आप भ्रमण करें और योग और प्राणायाम करें। आप 30 से 40 मिनट तक का योग और प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा और आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। और सुबह जब आप उठते हैं तो आप लघु शंका करने के पश्चात, लघु शंका करने और दीर्घ शंका करने के पूर्व जो है शौच जाने के पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना, जो मैंने उष्णोदक की बात कही है, वो 2 से 3 गिलास यदि ले लेते हैं तो आपका खुल करके शौच होगा और इसके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी और सर का दर्द ठीक होगा। इस तरह की बहुत सारी तकलीफें हैं, आपकी जुकाम जो होता है बार-बार वो नहीं होगा आपको। और इसके बाद जो है आप जो है चाहें
तो जो आपकी यदि आदत है कि चाय पीना है, इस समय तो देखिए आयुष काढ़ा बना करके लोग सब पी रहे हैं, तो आप आयुष काढ़ा बनाकर पी लें, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि लोग जो है मात्रा बिल्कुल असंतुलित कर दे रहे हैं। काली मिर्च ज़्यादा डाल दे रहे हैं, तो दालचीनी ज़्यादा डाल दे रहे हैं, तो जिससे कि पेट की तकलीफें हो रही हैं। इसलिए वह तुलसी की मात्रा अधिक हो, गिलोय आप डाल सकते हैं साथ में, अदरक डालें आप, और दालचीनी और काली मिर्च और लौंग। दालचीनी, काली मिर्च, लौंग की मात्रा कम ही हो, उससे ये आपका जो है संतुलित रहेगा। तो आपका, आप उसको चाय को ले लें, साथ में आप जो ब्लैक टी लेते हैं, तो ये जो चाय लेते हैं उसको ब्लैक टी के रूप में ही लें, इसी के साथ मिला दें चाय, तो आपकी सुबह की चाय भी हो गई। और आप जो है यदि बाहर निकलते हैं तो आप 30 से 40 मिनट तक का भ्रमण करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप मास्क लगा के जाएं, जहां पर देखें कि जो है आपका कोई भीड़ नहीं है, समूह नहीं है, वहीं पर भ्रमण करें। और लौट करके आप आते हैं घर पे, चाहे तो आप यदि पार्क में है किसी, तो पार्क में योग और प्राणायाम करें आप, 10 मिनट 15 मिनट का योग जो है आपकी वही एक्सरसाइज करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। किसी योग चिकित्सक से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात जो है, आप जो प्राणायाम करें, तो प्राणायाम करने में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना किसी के गाइड के भी आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, ये आपके सभी लाभदायक हैं। दूसरी नहीं, बात जो लेकिन है, ये हमें किसी ने बताया था डॉक्टर साहब कि कपालभाति जो है जी वो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है कपालभाति प्राणायाम के। देखिए योग तो और प्राणायाम की, क्या सावधानी रखनी चाहिए कपालभाति में? देखिए कपालभाति में देखिए हम कभी करते करते क्या करते हैं कि सर आगे झुका लेते हैं, तो वो आगे सर न झुकाएं और सीधे सीधे बैठें। और जो आप जो है ये जो सांस छोड़ने वाली जो प्रक्रिया है वो बाहर निकालें, और पेट जो है, पेट से अंदर जो है आपकी जो है अब जो है ऑक्सीजन बाहर निकले, और फिर हल्के से इनहेल करें। तो जो ये प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी जल्दी ना करके एक सामान्य तरीके से करें। और देखिए अति योग भी इसमें क्या करते हैं कि लोग जो सोचते हैं कि हमने आज जो है 20 मिनट किया, 30 मिनट किया, वो ठीक नहीं है। आप यदि एक 10 मिनट का आप बनाते हैं रेशियो, तो उसमें आप 7 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं, या 7 मिनट कपालभाति करते हैं, क्योंकि 3 मिनट बीच में रेस्ट होगा। तो आप जो है थोड़ा सा रुक करके और 2 लंबी लंबी सांस लेकर के धीरे से पहले विश्राम करें, फिर दोबारा शुरू करें। देखिए ये एक जो विधान है प्राणायाम करने का, जो जो है उसको यदि हम पालन नहीं करते हैं, तो कोई भी क्रिया जो है हमारे लिए असंतुलन जो है, देखिए तो किसी भी चीज का हो वो हमें नुकसान करेगा। इसीलिए थोड़ा अच्छा सा ये जी जी डॉक्टर साहब, ये देखिए आपने काढ़ा के बारे में बताया, तो सुमन पांडे जी का सवाल है कि क्या काढ़ा भी शरीर के लिए नुकसानदायक है? तो काढ़ा का आपने ये तो बताया कि क्या 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 चीज मिलाना चाहिए, ये जानना चाहते हैं लोग कि कितनी बार पिए और कितनी मात्रा देखिए में पिए। देखिए काढ़ा 2 बार अधिकतम लेना है, और न्यूनतम 1 बार लेना है। 1 बार तो आप लेंगे ही, और 2 बार से यदि मात्रा कम कम लेते हैं तो 3 बार भी ले लें, लेकिन मात्रा देखिए कम होनी चाहिए। यदि आप पूरा एक एक गिलास लेते हैं तो नुकसान करेगा। बहुत गर्म नहीं लेना है, ये भी देखना है। दूसरी बात, उसमें काली मिर्च, जिनको पाइल्स है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, या जिनको आपको मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिनके कारण से शरीर में रूखापन हो रहा है, उनको काली मिर्च का सेवन कम करना है। क्योंकि देखिए वो कफ का छेदन करता है, लेकिन कफ के लिए तो ठीक है, लेकिन वायु को बढ़ा देगा। इसलिए जो है कोशिश करना है कि काली मिर्च की मात्रा जो है कम से कम लें। और उसमें दालचीनी, क्योंकि हृदय है, हृदय के लिए टॉनिक है, कार्डियो टॉनिक है, स्टिमुलेंट है, तो वो कभी कभी घबराहट बेचैनी पैदा करता है। इसलिए दालचीनी आपका देखिए हाइपोग्लिसेमिक भी है, आपका मतलब डायबिटीज को भी ठीक करता है, आपको एसिडिटी को भी ठीक करता है, लेकिन वो मात्रा बहुत ही मतलब जो है करना चाहिए, 1 पिंच 2 पिंच जो है, मतलब 1 चुटकी या 2 चुटकी ही डालें, 1 कप 1 आदमी के लिए पर्याप्त होता है। और काली मिर्च 2 से 3, जबकि क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उसके कारण नुकसान होता है। और एक या 2 बार ही पर्याप्त है, क्योंकि आपको दूध भी लेना है हल्दी में मिला करके। तो इस तरह मतलब बहुत सारी चीजें हो ये जाएंगी। हल्दी वाला दूध कब लेना है? रात को? रात में लें, और यदि आप दिन सुबह भी लेते हैं, जिनकी आदत रात में दूध पीने की नहीं है, दिन में पीते हैं या दोपहर के बाद भी पीते हैं, तो 1 बार लेना है।
दूध के साथ में कभी भी ले सकते हैं। रात में तो ये होता है सामान्यतः कि भाई रात में गुनगुना दूध लेने से पेट भी सही रहता है, और जो खाने के बाद यदि आप खाना 11 बजे रात में खाएंगे तो दूध पीने का टाइम ही नहीं बचता। तो वो उन लोगों के लिए है, यदि वो जो लोग 8 बजे खाना खाते हैं उनके लिए 10 बजे दूध लेने का विधान हम लोग बताते हैं। लेकिन यदि आप रात में 11 बजे ही खाना खा रहे हैं तो दूध पीने का समय नहीं बचेगा, इसलिए अच्छा है कि आप शाम को पहले ले लें दूध। तो इस अच्छा, तरह ये आपको डॉक्टर साहब सुमन पांडे जी ने एक और सवाल पूछ लिया है कि जी हम लोग काढ़ा पी रहे हैं पर शरीर में जलन और फुंसियां हो रही हैं, जी और जी जी काढ़ा जी केवल एक टाइम पी रहे हैं, तो ये शरीर में जलन और फुंसियां तो किसी और वजह से होगी। देखिए, हमने आपको भी जैसे अभी उनको बताया, मैंने उनका उत्तर मैंने दिया था कि जैसे ज्यादा उष्ण चीजें लेंगे, ज्यादा गर्म चीजें लेंगे तो निश्चित रूप से पित्त दूषित होगा, और पित्त गड़बड़ होगा तो ये फुड़ियां और फुंसी ये होंगी। वो इसके साथ में चाहें तो मुलेठी और मुनक्का 2 चीज और मिला लें काढ़े में, और 2 बार से अधिक ना लें। ये अच्छा, एक दीपक जायसवाल जी हैं इनका, और ये कह रहे हैं कि 70 साल की उम्र है इनकी, गैस के कारण पेट फूला रहता है, कुछ भी पचता नहीं है, दीर्घ शंका यानी शौच जो है वो खुल के नहीं होती है, तो कुछ उपाय ये जानना चाहते हैं। नहीं तो देखिए, उनको ये पहले बताएं कि डायबिटिक तो नहीं है, और यदि डायबिटिक हैं तो देखिए उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मीठे मीठे चीजों का हम जो है उनको चूर्ण नहीं बताएंगे, और ज्यादा यदि हाइपरटेंसिव हैं तो नमक का ना लें। रात में इनको इस समय क्या करना चाहिए कि छोटी हरड़ का चूर्ण जो है आधी चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक गुनगुने पानी से रात में लें। चाहे तो साथ में एक इसबगोल की भूसी 1 से 2 चम्मच तक मिला लेंगे, उससे पेट साफ होगा। और दिन में जो है इनको एक गुनगुने पानी में नींबू डाल करके सुबह खाली पेट लें। साथ ही साथ यदि उनको लगता है कि इसमें आराम नहीं मिल रहा है तो अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण सामान्यतः सभी आयुर्वेदिक स्टोर्स में, मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध है। वो आधा चम्मच सुबह 1 कप पानी में घोल के ले लें और आधा चम्मच शाम को ले लें। और छोटी हरड़ का चूर्ण 1 चम्मच इसबगोल के साथ में रात में गुनगुने पानी से लेंगे तो पेट भी साफ रहेगा और वो रसायन के रूप में काम करेगा। क्या ये त्रिफला भी ले सकते हैं डॉक्टर साहब, ये जायसवाल जी जो 70 साल की उम्र है? तो इसलिए मैंने नहीं बताया कि उन्होंने एक सामान्य आदमी को सब कोई तकलीफ ना हो तब त्रिफला लेना उचित रहता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए। लेकिन ओके। यदि कॉन्स्टिपेटेड है तो उसमें जो त्रिफला में तो तीनों में से एक अलग अलग, जैसे आंवला का जो काम है वो पित्त शामक है, पित्त के लिए है, और हरड़ वायुनाशक है, और जो बहेड़ा है वो जो है कफनाशक है। तो उदर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी जो उसमें त्रिफला में योग है, द्रव्य है, वो हरड़ है। इसलिए पेट साफ करने के लिए इंडिविजुअली हरड़ का सेवन करना, क्योंकि कम मात्रा में लेना पड़ेगा, त्रिफला की मात्रा बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। हरण को तो आप लोग अमृता कहते हैं ना, अमृत है। ये ऐसा है कि महाराष्ट्र में हरड़ की बड़ी महानता है। वहां पर जो है उसमें यस्य माता नास्ति तस्य माता हरिति। अब वो ये कहते हैं कि ऐसे कि जैसे माँ जो है अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही हरड़ भी हमारे मतलब अपने को मतलब प्रेम करती है, मतलब वो लाभ पहुंचाती है। किस तरह एक बार माता जो है बच्चे से कुपित हो सकती है, लेकिन उदर में गई हुई हरड़ कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। वो मतलब एक बार माँ तो नाराज हो सकती है, लेकिन हरड़ जो है यदि पेट में पहुंच गई तो वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, वो फायदा ही पहुंचाएगी। तो इसलिए जो है हरड़ तो बहुत ही उत्कृष्ट औषधीय रसायन है, और ये जो है आंवला हरड़ जो दोनों जो है बहुत ही रसायन के रूप में है। हरड़ का उपयोग जो है छोटी हरड़ का लेना बहुत ही लाभप्रद है, इसको लेना चाहिए। और वैसे त्रिफला का तो योग बिल्कुल यदि सामान्य रूप से यदि कोई है तो वो लेता रहे तो युवा बना रहेगा, पेट ठीक रहेगा, और जो है उसका आंखों की नेत्र जो है उसकी जो है आईसाइट भी नहीं होने पाएगी। तो त्रिफला का तो आंख धोने, त्रिफला से पानी से आंख धोने का भी विधान है। त्रिफला से आपका पेट भी सही रहेगा, गैस भी नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी। ये एक सामान्य आदमी के लिए है। और यदि इंडिविजुअली जैसे उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 70 साल है तो हमें कम मात्रा में देना है, और जो है त्रिफला अकेले से काम नहीं चलेगा हमारा। ये इसलिए कि हरड़ और इसबगोल मिलाएंगे तो निश्चित रूप से फायदा। अच्छा, आजकल जो आयुष मंत्रालय ने जो तमाम बताए हैं बातें, उसमें एक च्यवनप्राश भी बहुत रिकमेंड किया जा रहा है कि जी च्यवनप्राश जी जी लेना जी चाहिए। तो
कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? च्यवनप्राश की मात्रा का तो जो शास्त्रों में विधान है, तो वो ये कहा गया है कि उसके कोई, देखिए ये हम लोगों के, जब हम लोग पढ़ते थे और ये वाइवा होता था मेडिसिन का, तब च्यवनप्राश की डोज पूछी जाती थी। तो आपने जो मात्रा तो मैं बता दूं कि इसकी मात्रा का तो ये है कि जितना आपकी जो है अग्नि शरीर में प्रबल हो या आपका शरीर का पाचन कैसा है, उसी के अनुसार इसकी मात्रा है। मतलब यदि सामान्य अष्टवर्ग युक्त जो आजकल स्पेशल च्यवनप्राश जो आ रहा है, उसको लेने के लिए नहीं, एक सामान्य जो है च्यवनप्राश, जो सादा च्यवनप्राश है बिना स्पेशल वाला अष्टवर्ग युक्त वाला, उसकी मात्रा को यह कहा गया है कि जितना आपके शरीर में क्षमता हो बचाने की, उतनी मात्रा का ग्रहण किया जा सकता है। और वह, अब यहाँ बात आती है आज के समय में, ये उस समय चरक और सुश्रुत के काल की समय थी। आज के वर्तमान में जो हमारे जो लोग हैं, इनकी डाइजेशन कैसा है और ये वातावरण कैसा है, उसको दृष्टि रखते हुए च्यवनप्राश को जो लोग जिनका मतलब वजन ज्यादा है या ओबेसिटी के शिकार है, उनको च्यवनप्राश लेने के लिए मैं सलाह दूंगा कि गुनगुने पानी के साथ लें। और वो उनके लिए सुबह भी ले सकते हैं या रात में भी ले सकते हैं, लेकिन गुनगुने पानी के साथ लें। जो दुबले पतले हैं वो जो है वो उनको जो है आपको उसके साथ लेना है, दूध के साथ में। उससे उनका वजन भी बढ़ेगा और हष्ट पुष्ट भी होंगे। इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से बढ़ाता है, क्योंकि जो उसमें 50 से अधिक जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनके कारण से जो है हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। निसंदेह ये हमारा जो ऋषि का बताया हुआ फार्मूला है, और चरक ने जो है इसका अपने ग्रंथ में भी वर्णन किया है। और बात ये आती है कि हम आज देखिए, जैसे जो है कि जो एक पुरानी कहावत है कि गरीबे की गाय भी आई और वो जो है सब दूने दौड़ पड़े। तो इस समय जो है कि जो इस कोरोना काल में सब जो है अब आयुर्वेद की तरफ ही सब भाग चले हैं। जो कंपनीज को देखिए, चाहे आप एलोपैथिक कंपनीज, वो भी सब आयुर्वेदिक दवाइयां बना दिए, सब जो है आप सैनिटाइजर बना दिए। तो क्या हो गया है कि इस समय जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छे दर्जे की कंपनियां हैं, वो तो अपना स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, वो उसी कॉस्ट लेके चल रहे हैं। बाकी जो छोटी मोटी कंपनी है वो जो है इस मौके का अवसर लेने में नहीं चूकते हैं। वो मतलब जो है वो शरीर को नुकसान होगा या फायदा होगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये अवसर मिला है कि कैसे जो है हम आयुर्वेद के नाम पर कैसे हम अपना लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह अच्छा, के जो लोग, एक जिज्ञासा ये भी है कि जो आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह है, जी तो जी, ये कितने दिन इनकी एक्सपायरी होती है? मतलब ये कितने दिन तक इनका वो बना रहता है? चूर्ण का 2 वर्ष होता है। चूर्ण अच्छा। का 2 वर्ष होता है। और देखिए आप पहले एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन हमारे आयुष मंत्रालय के गठन के बाद ये इस बात पर ध्यान दिया गया और सभी औषधियों में अब एक्सपायरी डेट आने लगी है। इसलिए आने लगी है कि पहले हमारे पंसारी जो है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ एक पंसारी का, मैं अमीनाबाद में है, बहुत मशहूर है। हाँ हाँ, तो वो ज्यादा जो फेमस है उन्हीं की बात आपने कह रहे हैं। तो मैं जी। गया, वो मुझे नहीं जानते थे, मैं गया तो मैंने कहा मुझे अर्जुन की छाल चाहिए। तो मैंने कहा ये आपकी तो बड़ी पुरानी लग रही है। तो कहें साहब जब बिक जाएगी तब हम दूसरा मंगाएंगे, चाहे वो कितने साल की हो गई हो। तो मैंने कहा यार ये तो खराब हो गई होगी। तो यही ये इसीलिए मैं आप, जानना चाहता था। मैं ये तो बड़ा चौंक गया। और आज समझिए कि मैं नाम यहाँ लूंगा, अशोक जैन है रकाबगंज में। मैं यदि लिख देता हूँ कि वो हालांकि कुंटल के नीचे और किलो के नीचे नहीं देते हैं, यदि मैं कह देता हूँ कि 100 ग्राम पाउडर हमको इस चीज का चाहिए और मैंने लिखा है, तो मैंने कह देता हूँ कि नंबर भी दे देता हूँ अधिकारियों को और मरीजों को, जा करके मेरा नाम लेना, वो तुमको 100 ग्राम भी देंगे। तो वो एक विश्वास होता है कि कम से कम ताजी औषधि मिल जाए। और ये ताजी औषधि नहीं मिलती है। देखिए आप हल्दी है, हल्दी आपकी जो है आप 1 साल की पुरानी होगी, बेकार हो जाएगी। आपकी धनिया 1 साल की पुरानी होगी, उसकी महक ही नहीं होगी। तो आप जो है, आप यदि उसको पीस के रख देंगे तो 3 महीने बाद ही खराब हो जाएगा। तो आप देखिए उसकी वाइटलिटी जो है खत्म हो जाएगी। तो उस औषधि का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए जो हमारी पहले ताजी औषधियों को लेने का विधान होता था, हमारे जो वैद्य लोग औषधियां बनाते थे, कितनी कारगर होती थी। आज कोई वैद्य औषधि बनाना नहीं चाहता, सब कंपनीज पर डिपेंड हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब जो है, अब लोगों में जागृति हुई है। हमारे आयुर्वेद चिकित्सक जैसे जो है पहले थे, आज ऐसा नहीं है, अब जागरूक हुए हैं। अब उनमें
इस बात पर ध्यान जा रहा है कि सरकार का ध्यान भी आयुष की तरफ है और पद्धतियों की तरफ, और समाज भी अब देख रहा है आयुर्वेद की तरफ। तो इसलिए निश्चित रूप से जो है जड़ी बूटियों के मतलब संकलन पे और जड़ी बूटियों के संरक्षण पे तथा उनका सही ढंग से इस्तेमाल औषधि निर्माण में किया जाए, इस बात पर भी जा रहा है। लोग जो है औषधि पौधे घर पे लगा रहे हैं, किचन गार्डन में लगा रहे हैं। आप आपने मेरी आपसे चर्चा हुई थी तो आपने किचन गार्डन की बात कही थी जी और जी आपने जी की बात करी थी। निश्चित जी रूप जी। से हाँ नहीं, आज मैं आप चाहता हूं कि आप ये बता दें लोगों को, जी दर्शकों को, कि जिसके पास कम भी जगह है, फ्लैट में भी है, कहीं भी है, तो गमले में, अगर जिसके पास ज्यादा नहीं है या अगर ज्यादा जगह है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो अभी तो मौसम भी अच्छा चल रहा है, अभी लगा जी जी सकते हैं, कि जैसे तुलसी है, गिलोय है, एलोवेरा है, तो मतलब और कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग आप को देखिए रखना चाहिए आज ताकि घर में ही व्यवस्था हो जाए। हमने देखा है आपके यहाँ तो आपने तो करीब करीब सभी औषधियां लगा रखी हैं आयुर्वेद की और जो काम की है। आपसे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन हाँ दर्शकों को आज बताना है मेरे द्वारा। और ये तुलसी देखिए आपने जो बताया, दो प्रकार की तुलसी जो सामान्यतया उनका, ऐसे तुलसी की कई प्रजातियां होती हैं, 6 से 8 तक प्रजातियां हैं। तो एरोमा ग्रुप में उनको आजकल जो है उसके एरोमेटिक प्लांट्स में उसको गिनते हैं। लेकिन जो वन तुलसी जो आपकी श्यामा तुलसी और रामा रामा और श्यामा, दो तरह की तुलसी जो है, मतलब दोनों ऑस्मम सेंटम है। और वही प्रजाति की तुलसी जो है घरों पे लगाई जाती है, जैसे होली बेसिल कहते हैं, और वही पूजा में भी स्थान देते हैं। देखिए हमारे जो है पूर्वजों ने उसको और हमारे ऋषियों ने उसको प्रसाद के रूप में तुलसी का स्थान दिया। ये सुबह हमें जो है जब पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे या वहां पर, तो वो तुलसी का भोग लगेगा और उसको ग्रहण करेंगे। तो तुलसी का पौधा घर में तो होना चाहिए। आपको याद होगा कि तुलसी चौरा घर पे होता था, घर के आंगन में तुलसी होती थी। हाँ ये जरूर है कि अब तुलसी छत में पहुंच गई। तो देखिए पहले तुलसी चौरा का क्या होता था कि वायरमेंटल जो है इन्वायरमेंट का बड़ा असर होता है, तुलसी के कारण से पूरा जो इन्वायरमेंट होता था वो एंटीवायरल होता था। उसकी पूजा सुबह भी होती थी और शाम को संध्या आरती भी होती थी। तो तुलसी के, और दूसरी बात, वो तुलसी के कारण से जो है वो पूरा घर का वातावरण जो है एंटी वायरल होता था, वहां पर अच्छा, उसका एक प्रभाव। एक एक एक, एक इसी में जानना चाहते, जो लोग कहते हैं कि सूरज के सामने खड़े होके तुलसी को जल देते हैं, जो तुलसी चबूतरा में, तो उसका भी क्या कुछ औषधीय प्रभाव होता है, उसमें कुछ देखिए पारद होता है? देखिए यहाँ यहाँ पर जो है एक आपको ये है कि जल नीचे न जाए, नीचे जमीन में नहीं डालना है। तो वो तुलसी के चौरे में डालेंगे तो जल जमीन में नहीं जाएगा। दूसरा उसका तो आपकी अल्ट्रावायलेट रेस से है कि जब आप सूर्य को देंगे, तो जब आप देखते हैं सूर्य की तरफ, तो आपके जल से हो करके जो रेज आपकी आंखों में पड़ती है, वो उसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। वो जो है आपकी रोशनी को बढ़ाता है, आपकी आयु को बढ़ाता है, और आपको नाना प्रकार के जो आई डिजीज होती हैं उन सब से बचाता है। दूसरी जी बात, एक आपकी एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है। ये यहाँ तक इसका वर्णन है, लेकिन एक दिन दो दिन में नहीं होगा, ये अनवरत करने का विधान है। आज जो है जो हमारे जो डिसिप्लिन में, हमारे जो ट्रेडिशन में जो सब बारे में सब बातें कही गई हैं, उनका आज भी उतना ही साइंटिफिक महत्व है जितना लोगों ने पहले रखा था। मैं तुलसी की बात कर रहा था, तो देखिए तुलसी आप लगा सकते हैं। और आप घर पे सबसे एक और महत्वपूर्ण मैं बात कर रहा हूँ कि नीम, छोटी नीम, करी पत्ता, जिसे मीठी नीम कहते हैं और उसी को करी पत्ता भी कहते हैं। जितनी साउथ की डिश हैं सब में सर जो है आप देखेंगे कि जो है सभी दर्शकों को मालूम है कि जो साउथ डिश लेंगे, चाहे सांभर डोसा हो, चाहे मसाला डोसा हो, चाहे आपकी इडली हो, सब में जो है आपका करी पत्ता होगा। वो मसाले के बारे में कितने जागरूक हैं, उनके यहाँ मसाले इतने जितने भी हैं सब साउथ के मसाले ज्यादा प्रयोग करते हैं, उनके यहाँ उतनी बीमारियां नहीं होती। तो हमारे यहाँ भी अब करी पत्ता जो है लोग प्रयोग करने लगे हैं, लोगों को जागरूक किया गया है। मैंने तो 17 साल तक धन्वंतरि वाटिका के माध्यम से राजभवन में जब लोग भ्रमण में आते थे तो मैं एक एक प्लांट्स के बारे में, वहां कम से कम 200-250 प्रजातियां होती थी। तो आप समझिए सबका डिमोन्स्ट्रेशन तो करना मुश्किल होता था, लेकिन मैं बड़ा बहुत सारी ऐसी औषधियों का वर्णन एक बार शुरू करता था, धीरे धीरे सब चीजें दिखाता हुआ चलता था। और वो सबसे ज्यादा लोगों को जो है पसंद आता था। धन्वंतरि वाटिका जरूर देखना है। मैं तो देखा कि एक एक जो टोली वो बार बार आती थी देखने के लिए कि साहब वो हमें
दूसरी बात पूछने को रह गई थी, राजभवन तो हम आ नहीं सकते थे ऐसे, और आपसे मुलाकात नहीं होती, तो इसलिए हमने सोचा कि इसी बहाने आपसे पूछ लेंगे। तो देखिए, आप लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग अपने घरों में गमले लाएं। मैं जानता हूं कि लोगों के पास, आप मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, लोगों के पास जगह उतनी नहीं है। देखिए, आंगन में जो है नीम का पेड़ गायब हो गया। आज जो है, जो हमारा जो है पीपल का पेड़ कितना दूर है कि लोग बच्चे हमारे अब जो है इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं कि पीपल का पेड़ कैसा होता है, पत्तियां कैसी होती है, बरगद का पेड़ उसके बारे में ऐसे जानते हैं। उसी तरह जो है, अब जो है जो गांव में तो आज भी देखिए, यदि जगह है तो घर के बाहर यदि चबूतरा है तो आपको नीम का पेड़ मिलेगा, आपका पास में पीपल का पेड़ भी मिलेगा। आज भी वहाँ का वातावरण शुद्ध है। यहाँ पीपल का पेड़, लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे भले फ्लैट छोटे हों, लेकिन करीब करीब हर मोहल्ले में पार्क होता है। तो अगर सब लोग चाहें तो सामूहिक रूप से कुछ पौधे, जो बड़े पौधे हैं, वो अपने आसपास के पार्क में लगा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए पार्क में, देखिए आप जो है, यदि पार्क में आप गाड़ी खड़ी करेंगे, कार पार्किंग करेंगे, तो लोग एतराज करेंगे। यदि आप कोई वहां गंदगी फैलाएंगे तो एतराज करेंगे। लेकिन यदि आप कोई अच्छा पौधा रोपित करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सराहना करेंगे लोग। बात मैं कहता हूँ कि वहां पर एक बेल का पेड़, एक आपका जो है हर श्रृंगार का पेड़, एक आपका नीम का पेड़, और एक जो है आप जो है ये मीठी नीम का पेड़, ये पेड़ बड़े इतने से लगा सकते हैं। एक नींबू का भी पेड़ लगा सकते हैं, और एक अमरूद का। मैं नीम और अमरूद का इसलिए नहीं कहूंगा, अमरूद का रहने दीजिए, नींबू का रहने दीजिए कि नींबू कटीला होता है। लेकिन ये है कि यदि आपको भाप लेनी है, स्टीम लेनी है, तो आपका जो है नींबू का पत्ते भी डाल सकते हैं। उसी बात जो है, आप जो है अमरूद के पत्ते, यदि डायरिया हो रहा है या मुंह में छाले हो रहे हैं तो काम आएगा। चमेली की आप बेल लगा सकते हैं। चमेली का बेल जो है, उसके जो है जो पत्तियां हैं, आप जो है मुंह में छाले हो रहे हैं तो चबा के थूक दीजिए, आपके छाले सही हो जाएंगे। तो और चमेली के पत्तों को पीस करके पैसा भी घाव हो, वो घाव भर देगा। तो इस तरह आपका होम रेमेडी आपके पार्क में होगी। आपके जो है हर श्रृंगार के पत्ते भी तो बहुत काम आते हैं, गठिया में और कई चीजों में। है, यहाँ लोग नहीं जानते हैं हर श्रृंगार की पत्ती के बारे में। हर श्रृंगार की पत्ती का मैं अदर स्टेट में देखता हूँ कितना, क्योंकि क्या है, अब तो इतना सरल हो गया संपर्क करना। मैं लोगों से बात करता हूँ तो वहां पर हर श्रृंगार के को लोग जो है बिल्कुल होम रेमेडी में इस तरह रखते हैं, जैसे बुखार होता है। यहाँ तो केवल जानते हैं कि जो जोड़ों के दर्द में काम आता है, वो थोड़ा सा सियाटिका वगैरह में लोग उसको यूज करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि बुखार आ रहा है, किसी को, बच्चे को बुखार आ जाता है, तो 2 पत्ती या 3 पत्ती लेकर के उसमें थोड़ा सा एक पिंच जो है आपने सौंफ डाल दी, और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया, और एक मुनक्का डाल दिया, और वो जो है क्या नाम से आपकी हर श्रृंगार की पत्ती डाल दी, 3-4 पत्तियां आपने उबाल करके उसको छान लिया। चाहे स्वाद के लिए गुड़ और चीनी या मिश्री और डाल सकते हैं सॉरी। तो ये समझ लीजिए कि वो आपने उबाल करके ठंडा कर लिया और उसको रख लिया, और बच्चे को दिन में 3 बार उसको पिलाइए। डेली के डेली बनाइए। बुखार, दर्द, कैसी भी तकलीफ होगी ठीक हो जाए। इवन आप बड़ों को देना तो उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। उसी तरह आप हर श्रृंगार की पत्ती जोड़नाशक भी है, आपका जोड़ों के दर्द में भी काम करेगा। इवन आपका जो ज्वाइंट्स पेन के अलावा मांसपेशियों में भी दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का हेडेक हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से हर श्रृंगार के जो फूल होते हैं, आप देखेंगे कि जो है आपको उसकी विशेषता होती है कि आपको सुबह सूर्योदय के पहले यदि आप जाएंगे तो आपको पेड़ में लगा हुआ मिलेगा, नहीं तो वरना जो है आपको सब नीचे झड़ा हुआ मिलेगा। हाँ, आ जाते हैं। और उसका जो पीछे की जो तना होता है वो बड़ा गोल्डन कलर का होता है, सुनहला, और जो है बिल्कुल एक करना चाहिए नारंगी रंग का। और उसका जो है बड़ा एक पूजा पाठ में तो प्रयोग करते हैं। उसको उबाल करके पीने से पाइल्स वगैरह में भी आराम मिलता है। देखिए, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन ये एक है कि ब्लीडिंग हो रही हो और उसका यदि आप जो है उबाल करके पीते हैं तो उसमें आराम मिलता है। कुछ लोगों के देखिए ये सब एक अनुभव है। कुछ लोग जो है देखिए जो हम लोगों के दादी माँ के नुस्खे थे, आज जो है जो उसका अभाव हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ज्वाइंट जो फैमिलीज होती थी, ज्वाइंट फैमिली में हमारी जो है सब लोग होते थे, दादी भी होती थी, बाबा भी होते थे, दादा भी होते थे, बेटे होते थे, अपना बच्चे सब जो एक साथ रहते थे। अब क्या है कि यदि 2 बच्चे हैं तो अब एक माँ जी तो एक ही जगह रहेंगी। अब वो बच्चे को जब पालन पोषण के समय आया, उस समय वो माँ उधर नहीं है,
तो उसका जो है जो ज्ञान है वो बहू को नहीं मिला। और दूसरी बात, या तो यदि कहीं ब्रॉड चले गए, तब तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना स्थिति खराब हो सकती है। ये डॉक्टर साहब, हम लोग जो पौधों के बारे में, पेड़ पौधे बात कर रहे थे जरूरी वाले, तो जो पार्क में लगा सकते हैं अगल बगल, तो सहजन के बारे में भी कहते हैं कि उसका नहीं, 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 फूल आप पत्ती जड़ हर चीज काम आती है। सहजन वही मैं कह रहा हूँ कि आपका आपका ज्ञान कहीं कम नहीं है। सहजन वाकई जो कि इस समय सहजन की चर्चा जो है, मोरिंगा, जे इसकी चर्चा आजकल इस समय आप टॉप टू बॉटम, मतलब आप समझ लीजिए यहाँ से लेकर विदेशों तक मोरिंगा मोरिंगा के बारे में धूम मची हुई है, क्योंकि उसमें 400 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं सर। आपको बताएं कि 400 से ज्यादा, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं मुझे उसकी। ध्यान है, मैं साउथ जा रहा था तो वहां बड़े पैमाने पर सहजन की अब खेती हो, उसकी खेती रामेश्वरम की होती है, तरफ। खेती होती है, और आपको बताएं कि बहुत सारी कंपनीज जो है केवल उसके पत्तियों का चूर्ण बना करके अच्छी पैकिंग में आपके एयरपोर्ट में बिक रहा है। आपके ऐसे ऐसे बड़े मेगा स्टोर्स पे बिकता हुआ मिलेगा। तो वहां जाके लोग खरीद लाते हैं। सामने जो है आपका सहजन का पेड़ खड़ा हुआ है, उसकी पत्तियों की पकौड़ी बना के नहीं खा सकते, जबकि उसकी पत्तियों की पकौड़ी भी खा सकते हैं। चाहे तो सब्जी उसको भी खाते हैं। पीस करके आप मसाले में सब्जी के रूप में डाल लें, सब्जी में जो है, तो आपको टेस्ट भी खराब नहीं होगा। साथ ही जो है आप उन पत्तियों को पीस करके आटे के साथ मिला लें, तो आपकी रोटियां हरी हो जाएंगी, लेकिन उसका स्वाद नहीं बिगड़ेगा, और आपको सहजन का गुण भी मिलेगा। सहजन की जो फलियां हैं, उसके फूल हैं, सभी गुणकारी हैं। ऐसा है कि इस सहजन का प्रयोग जो है इस समय, जो हमारी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश सरकार है या भारत सरकार है, वो हमारे पोषण के लिए, पोषण में उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है। और इसके पौधे लगाने के बारे में प्रदेश सरकार हमारी जो है बहुत ही इसमें जागरूक है, कि वो शायद इस बात का ध्यान उनको गया है कि सहजन के पौधे जो है गांव गांव में लगाए जाए, और उनके डॉक्टर बारे में साहब, समय तो काफी हो रहा है, लेकिन दो चीजों के बारे में थोड़ा और आप वैज्ञानिक ढंग से बता दीजिए। हालांकि इस्तेमाल तो सभी करते हैं, अदरक और नींबू, ये क्यों और इनके क्या लाभ है और क्या अनुपात में लेना चाहिए? देखिए, अदरक जो है जब ताजी होती है, तब वो कफनाशक होती है। तब अदरक सूख जाती है, वो सोंठ कहलाती है, तब वो वातनाशक होती है। दोनों का एक गुण देखिए, एक कफनाशक है, एक वातनाशक है। तो हम जब ताजी डालते हैं, तब जो है वो कफ को दूर करती है। तब उसका पिसा हुआ चूर्ण लेते हैं, तो हमारे जॉइंट पेन, दर्द और इसको ठीक करती है, ये गले को ठीक करती है। दूसरी बात, आपको देखिए, ये तीक्ष्ण होती है। जो भी पेट के रोगी हैं, जिनको मतलब जो है अम्ल जिनको ज्यादा बनता है, उनको कम मात्रा में लेना चाहिए। जिनको एसिडिटी जिनको ज्यादा होती है। जिनको कम, और जिनको उसी और साथ में जिनको पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, वो अदरक कम लें। लेकिन वहाँ सोंठ ले सकते हैं, उसको वो सोंठ तो ले सकते हैं, लेकिन अदरक कम लेंगे। और नींबू जो है, नींबू देखिए हर तरह से जो जैसे आंवला और नींबू दोनों में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, और विटामिन सी शरीर के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप जो है उसको खाने के बाद भी ले सकते हैं, पानी में मिला करके पी सकते हैं, और सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। और खाने को, सलाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप नींबू निचोड़ ले सकते हैं। यदि आपको भूख नहीं लग रही है, या आपके मन में अरुचि हो रही है, मंदाग्नि है, तो काला नमक और नींबू, और जो है थोड़ा सा आपका अजवाइन, अजवाइन का और नींबू का बहुत बड़ा साथ है। आप देखते होंगे कि अचार में भी जो है उसके अजवाइन ही डालते हैं, नमक और अजवाइन। केवल कई लोग आज चाय भी बनाते हैं अजवाइन की। अजवाइन की भाप भी। दूसरी बात ये भी है सर कि आपको बताया कि नींबू का ही एक ऐसा अचार है जो डॉक्टर मना नहीं करता, इसलिए कि उसमें तेल भी नहीं पड़ता है, केवल अजवाइन और नींबू पड़ता है, और उसको धूप में रख रख करके उसको तैयार करते हैं। तो निश्चित रूप से अब जो बाजार में होगा, उसमें तो देखिए आपका वो पड़ा होगा, कहना चाहिए, एक तो प्रिजर्वेटिव पड़ा होगा, दूसरा तेल साइट्रिक इसमें एसिड। डालेंगे प्रिजर्व रहे। तो अभी जैसे आपने बताया, तो देखिए गमलों में जो लगाने वाले पौधे हैं, मैं उनको भी बता दूं, क्योंकि आपने बड़े पौधों को तो आपने पार्क में लगवा दिया, लेकिन जो जो है गमले जो घरों में लोग नहीं लगा सकते हैं पार्क में, तो अपने काम के लिए तुलसी के गमले 2 रखें, 2 आप एलोवेरा के गमले रखें,
आप जो है दूसरी बात, तीसरा जो है आप जो है मीठी नीम जो है आप लगाएंगे, भले ही बोनसाई रहेगा लेकिन आपका पौधा आपके पास रहेगा। किसी और जो इसके बाद जो है आपको जो है इसमें ये करना चाहिए, एक जोरांकुश जिसको लेमन ग्रास भी कहते हैं, तो वो भी जोड़ में बहुत ही लाभदायक है, उसके भी ले सकते हैं। आजकल एक पौधा आ रहा है तो जो है जिसमें सभी मसाले के गुण होते हैं, तो जिसको बाजार में लौंग के नाम से आता है, लेकिन वो लौंग का पौधा नहीं होता है पेड़, वो जो है उसको मल्टी मतलब कहना चाहिए मसाले का ही पौधा है, मैं उसका हिंदी में नाम अभी बताऊंगा मुझे जैसे याद आ जाएगा। तो वो उसको एक वो उसमें सभी प्रकार के मसालों के जो है 4-5 लौंग और दालचीनी और तेज पत्ता और इन सब के गुण, इलायची सभी के गुण के जो है होते हैं उसमें। आल स्पाइस है ये, और दक्षिण में ये बहुत ही पॉपुलर है। और ये आल स्पाइस में सभी जो है ये काज वो लौंग के पौधे के नाम से बाजार में जो है नर्सरीज में मिलता है, वो लौंग का पौधा नहीं होता, वो आल स्पाइस है। वो हमारे जो है वो जो है वहाँ पे राष्ट्रपति भवन के जो आपका जो गार्डन है, जो मुगल गार्डन, उसमें भी जो है लगा हुआ है, और अपने यहाँ राजभवन की धन्वंतरि वाटिका में भी लगा हुआ है आल स्पाइस। और उसके हमें जो है उसकी पत्तियां 4-6 पत्तियां यदि आप प्रयोग करते हैं आप जो है चाय में या आप अपने खाने में, तो बहुत ही गुणकारी है। तो इस तरह ये पौधे हम लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो हम आज के समय में बता रहे थे कि जो पानी दूषित होने के कारण से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो हम एक वायरल हेपेटाइटिस हो जा रहा है, तो हमें देखिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये भी है कि जो ऐसे तबके के लोग कि जो औषधियों का क्रय नहीं कर सकते, उनके पास में औषधि है, और इस दृष्टिकोण से हमारे जो पार्क में लगी हुई औषधि और या आंगन में लगी हुई या खेतों में के आसपास लगी हुई औषधियां यदि हम उनको जाने और पहचाने, तो निश्चित रूप से जो है हमारा बहुत सारा समय भी कम बचेगा, और हमारा जो है पैसे की भी जो है बचत होगी, और हम अनर्गल अनावश्यक रूप से हमारे पैसे का अपव्यय नहीं होगा। तो आज मैं आपसे चर्चा कर रहा था भूई आंवला की। भूई आंवला एक बहुत छोटा सा पौधा होता है, जो नाम उसका भूई आंवला इसीलिए है कि वो जो है जो आंवले का पेड़ होता है तो बड़ा होता है, उसके ऊपर होता है, उसमें फल ये जमीन के स्तर से ही लगा हुआ, ये मुश्किल से आपका 2 फीट से ज्यादा पौधा होता है ऊंचा। और ये ये कहना चाहिए ये एनुअल हर्ब है, और वो हर्ब जो है अभी आपकी जो है जुलाई में शुरू होते हैं इसके पौधे, और नवंबर होते होते समाप्त हो जाते हैं, जाड़े में खत्म हो जाते हैं। तो मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक पौधा यहाँ पर मैंने रखा भी है, और मैं जी आपको जी दिखा रहा हूँ। और ये बिल्कुल। पौधा है, ये आप देख रहे हैं कि इसके जो है नीचे पत्तियों के नीचे इसमें आंवले के लगे छोटे छोटे आंवले लगे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे आपको ये आंवले। और ये पत्तियों के नीचे, तो ये इसकी पहचान। बहुत सारी ऐसे पौधे हैं जिनको आप सोचेंगे कि ये तो उसी तरह के बहुत सारे पौधे, लेकिन इसके नीचे छोटे छोटे आंवले लगे होते हैं, बिल्कुल हर पत्ती के नीचे नीचे। तो ये भूई आंवला है, और ये इसी को फाइलेंथस निडूरी और फाइलेंथस एमरस 2 प्रजातियां इसकी होती हैं। तो ये दोनों प्रजातियां भी ही जो है लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये एक जो कहना चाहिए कि जो आजकल एंटीवायरल इसका जो है रोल जो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एक और सभी को जो है पूरा जो है में लाभ करता है। ये भूई आंवला। हाँ भूई आंवला, इसको इतना एक पौधा इतना या इससे यदि बड़ा है तो उसको मतलब छोटा कर लें, और एक आदमी के लिए एक पौधा पर्याप्त होता है। इसको जो है उबाल करके यदि लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका देखिए कई दवाइयां ऐसी हैं कि जो इसके कैप्सूल और टैबलेट बाजार में 7 रुपए से लेकर के 15 रुपए तक के बिकते हैं। तो आप समझिए उसमें एक पौधे के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए पुनर्नवा की जड़ और ये भूई आंवला आप उसमें गिलोय के साथ उबाल करके लें, तो इस समय आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। आप उसमें काली मिर्च और जो तुलसी और जो मिलाते हैं वो मिलाइए साथ में, तो आपका लीवर भी स्वस्थ रहेगा। देखिए यदि लीवर आपका स्वस्थ है तो आपका पाचन क्रिया भी सही रहेगी, दूसरी बात आपका इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। तो इस तरह मतलब मैंने आपको ये पुनर्नवा तो खास करके जॉन्डिस में, पीलिया में भी बहुत फायदा करती है। बहुत देखिए उसका तो गाँव में
आप देखते हैं पुनर्नवा की जड़ का लोग माला पहना देते हैं। वो और कहते हैं कि साहब देखिए ये जो है माला ये ढीली हो जाएगी वैसे जो टीका है के तौर पर। जी। तो आप उसका पुनर्नवा की जड़ का इतना लाभ है कि केवल जो है संपर्क, जड़ का संपर्क होने पर ही जॉन्डिस में लाभ होता है। तो वो यदि आप ग्रहण करेंगे तो कितना लाभ होगा। अभी किसी का मेथी दाना के फायदे हो तो बताएं। ये हाँ जी। जी, तो मैं मेथी दाना का देखिए, मेथी दाना जो है बहुत ही, जो भी मेरे श्रोता जो है सुन रहे हैं उनका सीपी करके आ रहा है। तो निश्चित रूप से मेथी दाना के बारे में जो पूछा है वो एंटी डायबिटिक भी है रोल उसका, और यदि पानी उसका लेते हैं तो एसिडिटी को दूर करेगा। हम मेथी दाना जो है आपके जॉइंट्स पेन और थायराइटिस को ठीक करता है। आपको यदि उसको भिगो करके और इसके पश्चात उसका पानी पिए तथा उनको जो है आप जो है अंकुरित होने को रख दें। तीसरे दिन चौथे दिन उसको आप चबा चबा कर खाएं, या ना भी अंकुरित करें तो भी आप ले सकते हैं। और चना और मूंग जो है अंकुरित आप करते हैं, उसी के साथ मेथी दाना भी मिला लीजिए, तो आपका जो है एसिडिटी भी ठीक रहेगी, डायबिटीज भी ठीक रहेगी। वैसे मेथी को पीस करके जो है, और मेथी दाना पीस करके अश्वगंधा, मेथी और हल्दी और जो है अजवाइन, ये जो है पीस करके रख लें और उसका आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम लेते हैं तो आपके जो है अर्थराइटिस की जितनी भी तकलीफें हैं इस समय जो मौसम आने वाला है निकट में, वो उसमें बहुत ही लाभकारी है। ये कहते हैं कि मेथी थोड़ा गर्म होती है, कुछ ऐसा भी पित्त वाले लोग। यदि भिगो के लेते हैं तो उतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन यदि पिसी हुई मेथी लेते हैं तो 1 ग्राम एक आदमी के लिए पर्याप्त है, एक ज्यादा नहीं लेना चाहिए। देखिए मेथी गर्म तो है ही, मेथी के लड्डू खाने के लिए जाड़े में विधान है। मेथी के लड्डू जो है बहुत ही जो है पुराने समय से बनते घरों में आ रहे हैं। अब लोग जरूर जरूर उससे परिचित नहीं है। अब जो है हमारे जो मिठाई की दुकानें हैं वो उनमें आप देखे, हम देख रहे हैं बहुत सारे ट्रेडिशनली वो आजकल बहुत सारे चीजें बनाने लगे, जो है आम की खीर हो, चाहे वो आपका गोंद के लड्डू हो, या इस तरह की चीजें वो लेकर के आते हैं। तब आपको लगता है कि ये तो हमारे घर में बनते थे, आज ये बाजार में भी उपलब्ध हैं। तो पोस्ते दाने का लड्डू जो है इस तरह के बहुत सारे। आज देखिए मैं यहाँ अपनी मैं बता दूंगा कि एक जो है एक योग मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा हूँ। ये कभी सूरा कुदनीर है चूर्ण जो है, ये एसकेएम सिद्धा कंपनी का है। ये आपकी एसकेएम सिद्धा एंड आयुर्वेद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये ईरोड तमिलनाडु की है। और आज जो है जो हम काढ़ा पी रहे हैं आयुष्वाद, निश्चित रूप से लाभकारी है। लेकिन आयुष ये जैसे आयुष्वाद के लिए हमारा आयुष मंत्रालय ने जिसकी वो करी है, तो इसी तरह उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों के लिए भी करी है, उसी तरह यूनानी दवाइयों के लिए भी उन्होंने कहा है कि कौन सी, और उसी तरह सिद्धा के लिए भी कहा है। तो सिद्धा में इसी औषधि के लिए कहा गया है सेवन करने के लिए। और ये पहले से ही प्रिपरेशन ये कंपनी बना रही है 20-25 साल से। और निश्चित रूप से इसका जो ये मूल्य भी इसका जो बाजार में आपके जो आयुष्वाद आ रहे हैं उनकी कीमत भी इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। इसकी दाम 138 रुपए है 100 ग्राम के। वो भी जितने भी आयुष काढ़े मिल रहे हैं वो 110 रुपए से लेकर के 170-180 रुपए तक के बाजार में 100 ग्राम की। उसमें केवल आपका तुलसी, सौंठ, दालचीनी और काली मिर्च, इसमें कम से कम आपके 10-12 औषधियां हैं जो कि आपके श्वसन तंत्र को भी ठीक करती है आपको। और उसमें गिलोय नहीं है, इसमें गिलोय भी है, आपका अड़ूसा भी है, बहुत सारी ऐसी औषधियां इसमें मिली हुई हैं। लेकिन जो है इसको यदि अकेला ही उबाल करके 1 चम्मच 3 ग्राम पाउडर को 1-2 कप पानी में उबाले, जब आधा कप रह जाए तब छान करके इसको पिए। तुम्हें स्वाद के लिए गुड़ या चीनी मिला सकते हैं। तो ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसको क्योंकि ये इसलिए जरूरी हो गया है कि जो लोग जो है आयुष्वाद से जिनको दिक्कत हो रही है वो जो है काबाशूरा कुदनीर, काबाशूरा कुदनीर, ये एसकेएम सिद्धा कंपनी का है, जो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। मैं जरूर इसलिए बताना चाहूंगा कि आजकल देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनी जो कभी नहीं बनाते थे वो आज बनाना शुरू किए हैं, क्योंकि आज वो सब दौड़ में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो लोग पहले से बना रहे हैं तो उनकी गुणवत्ता निश्चित रूप से अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका प्रयोग भी किया है और मैं डॉक्टर साहब काफी समय हो गया है, अब मैं सोचता हूँ कि मैं केवल एक 1 मिनट का समय और लूंगा। अभी आपने जी। पूछा था च्यवनप्राश आपको किसका लेना है। तो देखिए च्यवनप्राश जहां तक लेने की बात है, बहुत सारी कंपनी है।
रोज कंपनियां प्रचार करती हैं, किसी डॉक्टर के द्वारा लेके आती हैं। यहाँ तो आपने मुझे कोई वो नहीं किया, अनुबंध नहीं किया है कि मैं किस कंपनी का प्रचार करूं, लेकिन मैं केवल हम आप और हम दोनों लोग रोगियों के हित की बात कर रहे हैं। तो जी जो जी। एक कम कीमत में और अच्छी औषधि जो उपलब्ध कराने की बात है, श्री धन्वंतरी हर्बल का ये च्यवनप्राश है स्पेशल, निश्चित रूप से बहुत ही गुणकारी है और अच्छे कम कीमत में भी है। दूसरी बात, इन्होंने एक धन्वंतरी प्राश के नाम से जो निकाला है, मुझे बहुत ही पसंद आया। ये शुगर फ्री है, ये भी बहुत ही एक 210 रुपए का आधा किलो, निश्चित रूप से बहुत ही गुणकारी है। तो इसलिए इसका भी जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। इनकी गिलोय घनी घनबटी भी अन्य कंपनियां जो बहुत ही पॉपुलर कंपनीज हैं उनके अपेक्षाकृत बहुत सस्ती है। ये आपकी देखिए कोई भी कंपनी इतने कम दाम पे नहीं देगी। ये 400 टैबलेट 470 रुपए, आप समझ लीजिए कोई भी दवा किसी भी कंपनी की गिलोय घनबटी 2 रुपए से नीचे नहीं मिल रही, आप समझिए। और यहाँ तक कि 4 रुपए की एक गोली मिल रही है और उसी इसी 250 मिलीग्राम में। और इसके काम की मैं बताऊं आपको कि मैं 2000 टैबलेट्स का पैक मंगाता हूं और मैं लूज पैक करके 60-60 टैबलेट देता हूं। और मैं तो मेरी कंजम्पशन इसका इस समय सप्ताह में 2000 टैबलेट्स का है। और सब मैं आप तो जानते हैं कि मुझे कितनी लोगों को निःशुल्क बांटनी पड़ती हैं दवाइयाँ। मेरे अधिकारी, मेरे लोग चाहने वाले यदि मुझसे मांगते हैं तो मैं कभी मना नहीं करता, मैं उनको उपलब्ध कराता हूँ। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गुणकारी है। मैंने शुरू से दे रहा था और ऐसे टाइम पे मुझे लगा कि मैं इस औषधि को सबको बताऊं, और हमारे चिकित्सक बंधु भी हमारे सुन रहे होंगे। गिलोय गिलोय भी बहुत उसको भी अमृत की संज्ञा दी गई। डॉक्टर साहब एक जो है काढ़ा जो अब काढ़ा सर जो बना रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जिनको काढ़ा नहीं बना रहे हैं, जो एकदम बिल्कुल जिनके पास समय नहीं है, उनको वैसे आवाधापी की जिंदगी में जिनको सुबह निकलना है जल्दी, तो वो जो है, और बच्चे कड़ुआ पे नहीं पी सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी एक टैबलेट सुबह शाम बच्चों को, बड़ों को 2-2 गोली सुबह शाम इसकी दे सकते हैं। निश्चित रूप से ये आज की चर्चा आपने जो रखी बहुत नहीं, ही सामयिक। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आखिरी करूं कि आजकल भाप लेने के लिए बहुत कहा जाता है, तो थोड़ा सा बस, क्योंकि हमारा 58 मिनट हो गए हैं, आप 30 सेकंड में 1 मिनट में भाप कैसे लेनी चाहिए ये देखिए इसकी भाप जानकारी जो दें है और भाप जो क्यों है लेनी चाहिए। देखिए भाप का लेने का जो जो कहा गया है, देखिए तो हमारा नाक और मुंह दो ही संक्रमण के जो है वो हैं, एक कहने से वो कहने स्रोत। जो कोरोना मुंह वायरस के लिए। शरीर में जो भी इंफेक्शन जाता है, नाक और मुख जो है तो सबसे बड़े जो है इंफेक्शन के स्रोत हैं। और जो है इस तो इन दोनों से ही हम भाप लेते हैं। भाप के लेने से क्या है कि जो वहाँ का जो श्लेष्मा है, वो जो है उसकी जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन आती है वो ठीक होती है। गले में जो कहीं स्वेलिंग है वो भी ठीक होगी। दूसरी बात, जो आपका वो उष्मा जो है जहाँ पर जिसके देखिए लंग्स में जो हम तक स्टीम पहुँचती है, आपके जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, तो उसमें जितना भी भाप लाभकारी है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये नाक बंद है आपकी, आप केवल यूकलिप्टस की पत्तियां डाल करके और भाप लेते हैं, नाक खुल जाएगी। आप जो बाजार में जो कोई ऐसे द्रव्य बहुत सारी औषधियां आ रही हैं कि उसको डाल के लें, इसको डाल कैप्सूल डाल के, मैं मना करता हूँ, इसलिए कई कि बार वो उससे नुकसान भी हो जा रहा है, एलर्जी भी हो जा रही है लोगों को। हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखिए आज आप जो है आपकी जो कहना चाहिए सजगता का वो न होने के कारण का उसका लाभ लेते हैं। वो जो है आपको हर चीज बिल्कुल पूरी तैयार की हुई देते हैं पूरा जो है। तो इस तरह मतलब जो है आपको आर्टिफिशियल चीजों पे न जाए, आप जो है बहुत करें। नहीं मिलता है तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी पत्तियां, अमरूद की पत्तियां डाल लें, नींबू की पत्तियां डाल लें, उसका आप भाप लें। और नहीं तो अकेले भाप लेने पर आपका साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, आपका जो है चेस्ट में यदि सीओपीडी की जो केसेस हैं, जितने पुराने जो सांस के रोगी हैं, दमा के रोगी हैं, उनमें इस समय आपका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है भाप लेना। भाप लेने से जो वहाँ की जो ब्रोंकियल्स हैं, जो जो ऐसे है उस पर वो सब जो है उनका जो है जो संकुचन है वो समाप्त होता है।
धीरे धीरे करके आपकी सूजन कम होती है, बहुत आपको ब्रोंकोडायलेटर नहीं लेने पड़ते हैं एलोपैथी। आप चाहें तो आयुर्वेद में जो लेकर के ब्रोंकोडायलेशन के लिए औषधियां हैं, लेकिन जो भाप का महत्व जो आपने पूछा वो निश्चित रूप से अतुलनीय है और उसका बहुत ही लाभ है। उसको हर एक आदमी को, यदि कहीं बाहर काम कर रहा है, लौट कर घर आते हैं शाम को, तो निश्चित रूप से एक बार भाप यदि ले लेते हैं तो उनके संक्रमण की संभावना नहीं रहेगी। उनका यदि कहीं पर आपके नेजल कैविटी में या माउथ में कहीं पर भी वायरस है तो वो वहीं रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। वो मतलब वहां से उसको इरिटेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि तेल नाक में आप जो है आप तेल डालने की बात भी जो है कही गई है, और वो सबसे औषधि रूप में लेते हैं तो अड़ू तेल डालें, और नहीं तो आप नारियल का तेल है या आप जो है उसका तिल का तेल है, नारियल का तेल, तिल का तेल सबसे अच्छा माना गया है। और वैसे तो सरसों का तेल भी डालते आए हैं, लेकिन ये है कि जब औषधि तेल की बात आती है तो तिल तेल, नारियल तेल और अणु तेल का प्रयोग जो है नाक में करना चाहिए। उससे क्या है कि देखिए वायरस और बैक्टीरिया को जो है वहां पर नाक नेजल के थ्रू जो है जाने के लिए, क्योंकि वो श्लेष्मा में चिकनाई एक परत बन जाती है और उसके कारण से जो है आपका वायरस अंदर नहीं जाएगा। तो हम किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यदि नेजल ड्राप का प्रयोग करते हैं तो नेजल ड्राप के फायदे भी हैं। आपकी आंखें अच्छी रहती हैं, आपका साइनोसाइटिस नहीं होगा, आपके एलर्जिक जो है ब्रोंकाइटिस नहीं होगी, एलर्जिक जो है साइनोसाइटिस नहीं होगी। तो एलर्जी से बचे रहने के लिए भी नाक का जो है आपका संरक्षण करना बहुत जरूरी है यदि आप तेल डालते हैं। और भाप, दोनों चीजें बहुत ही लाभकारी। नहीं तो आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखिए 1 घंटे से ज्यादा का समय दिया, और मैं अपने दर्शक मित्रों से यही कहूंगा कि ये कार्यक्रम हमारा हर रविवार को शाम 6 बजे अभी हमने रखा है। और एक चीज ये भी है कि ये जो कार्यक्रम है ये पूरा रिकॉर्डेड हमारा जो मीडिया स्वराज का यूट्यूब चैनल है टीवी का, इसमें मौजूद रहेगा। तो आप, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई, अगर आप उनको ठीक से नहीं सुन पाए हैं, अगर आप नोट्स नहीं ले पाए हैं, तो आप उनको दोबारा सुन सकते हैं। और उसका जो लिंक है, आप उसका लिंक जो शेयर करके, एक उसमें बटन होता है नीचे यूट्यूब में, आप उससे लिंक लेकर के अपने दोस्तों को, मित्रों को भेज सकते हैं ताकि वो उसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात यह है कि आप इसको अगर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और उसमें एक बेल आइकन होगा, घंटी बजा देंगे, तो हमारा जो कार्यक्रम अगली बार जाए होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का ये लाभ होता है कि आपको एडवांस नोटिस पहुंच जाएगा। तो आप अपने मित्रों को बताएं। और ये कार्यक्रम बिल्कुल जनहित में और लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से था। और डॉक्टर साहब ने इतना समय दिया, बहुमूल्य समय है। इस समय डॉक्टर साहब को की बड़ी डिमांड होती है, लोगों की, तमाम ऑफिसर्स और नेता सबकी इतने अनुभवी विद्वान हैं। तो मैं उनका शुक्रिया आप सबकी तरफ से अदा करता हूं। और अगले रविवार को शाम 6 बजे फिर मिलेंगे। और तब तक आप इसको बार बार देखिए, शेयर कीजिए मित्रों से, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन जाएगा अगले प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद।